तो जी हाँ छात्रों, एक बार फिर से स्वागत है जीत क्लासेज इंडिया पर। यदि आप टॉपर बनना चाहते हो तो यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा आपका 10वीं यहाँ पे हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 विषय आपका हिंदी का पेपर के वो क्वेश्चन जो आपके पेपर में 110% आपके यहाँ से आएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो, एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं कि इस बार आपके पूरे क्वेश्चन पेपर एमपी बोर्ड ने ऑफिशियल कह दिया है कि पूरे आपके क्वेश्चन बैंक से बनने वाले हैं। तो यदि आप फेक पेपर के चक्कर में पढ़ोगे तो आपका लाइफ हो जाएगा बर्बाद। तो आज आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन बैंक के यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके इसमें क्षितिज पहला आपका इकाई क्या आपका आता है, क्षितिज भाग 2, ठीक है। तो यहाँ से आपके 17 नंबर क्वेश्चन है, इसको मैंने कंप्लीट आपको वीडियो बना दिया है। और यदि आपने पढ़ लिया, ज्यादा नहीं है, मात्र आपके 22 पेज के हैं, तो 22 पेज में आपको 4 पेज मात्र पढ़ना है और आपके 17 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। और इसी प्रकार देखिए, आप यदि सेकेंड आपका दूसरा आपका यहाँ पे यूनिट क्या है आपका काव्यबोध, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको काव्यबोध के सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। और यकीन मानो यहीं से आपके एक एक क्वेश्चन आने हैं, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो में आपको यहाँ पे क्षितिज भाग 2 बता दूंगा और ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल आपके एक एक नंबर इसी से आएंगे। और इसके बाद ये आपके देखिए छोटे छोटे चैप्टर, इसमें भाषा बोध है, कृतिका भाग 2, एक इसका 8 नंबर का क्वेश्चन और एक आपका अपठित गद्यांश, पत्र लेखन और निबंध लेखन। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये सबसे बन जाएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं यहाँ पे इकाई आपका 2 के आंसर देखेंगे। इकाई फर्स्ट के आंसर मैंने सब बता दिया है। आपका जितना आपका पद वाला आपका भाग है, यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी तैयार करवा दिए हैं। अब यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं आपका इकाई सेकेंड, ठीक है। तो चलिए आपका यहाँ पे सेकेंड इकाई देखेंगे, काव्यबोध वाले क्वेश्चन। तो फटाफट वीडियो से जुड़ जाइए जितने छात्र हैं। बस आपको, यदि आपको जुनून है कि हम कुछ करना चाहते हैं कल के पेपर में, तो पूरा वीडियो देख लो। देखो क्या लिखा है आपका, सबसे पहले सही विकल्प के क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन लिखा है? लिखा है सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। आंसर आपको इसमें क्या लगाना है, आपको रामचरितमानस आपको लगाना है। सेकंड क्वेश्चन, रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो आप जानते हैं तुलसीदास का करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो रौद्र का यहाँ पे आपका होगा क्रोध। चौथा क्वेश्चन, दोहा छंद में मात्राएं कितनी होती हैं, तो आप जानते हैं दोहा छंद में टोटल 13 और 11 मात्राएं जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे 13 आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 मात्राएं। यानी कि आपको यहाँ पे 24 मात्राएं आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT जेड वाली या फिर नेट का हो या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जेड वाली नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है चौपाई छंद के कितने प्रकार हैं। तो देखिए चौपाई छंद के यहाँ पे क्या होता है, आपका यहाँ पे चौपाई छंद कैसा है, तो आपका यहाँ पे एक मात्रिक छंद कहलाता है, क्योंकि इसमें 16 मात्राएं होती हैं, इसलिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मात्रिक छंद हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका यहाँ पे रति हो जाएगा। इसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन, अबलो नसानी अबलो नसइहो में रस भाव कौन सा है, तो आप जानते हैं यहाँ पे कौन सा रस होगा, आपका यहाँ पे शांत रस आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन, रस के अंग या अवयव माने जाते हैं, तो कितने आपके 4 अवयव माने जाते हैं, कौन कौन से, स्थायी भाव, अनुभव, विभव और संचारी भाव। ये वीडियो देखने के बाद आपका 1 नंबर नहीं कटने वाला है आपके हिंदी के पेपर में। इसके बाद देखिए शब्द अलंकार के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, तो आप जानते हैं शब्द अलंकार के अनुप्रास, यमक और श्लेष होते हैं। और अर्था अलंकार की बात करें तो वो आपका उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा आपका होता है। तो राइट आंसर आपका सेकंड ख नंबर। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, यहाँ पे छंद के प्रमुख तत्व कितने माने गए हैं, तो आप जानते हैं छंद के प्रमुख आपके यहाँ पे 6 तत्व माने गए हैं। अब इन सभी क्वेश्चन के आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट कर लो और इसे रट लो, पूरा आप प्रश्न बैंक खोल लो और यहाँ पे आंसर आप स्क्रीनशॉट करके आप रटते जाओ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आपका यहाँ पे रिक्त स्थान का क्वेश्चन देखते हैं। तो रिक्त स्थान का क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन आया है, आपका पहला क्वेश्चन, रंगमंच पर अभिनव आदि देखकर रसा अनुभूति कराने वाले
डैश डैश कहलाता है, तो आपको यहाँ पे क्या कहलाता है, जब आप देख कर करते हैं तो आपका दृश्य काव्य कहलाता है, और सुनकर करते हैं तो आपको श्रव्य काव्य कहलाएगा। लेकिन इसमें अभी देख कर बात किया है तो आपको यहाँ पे दृश्य काव्य करना है। सेकेंड क्वेश्चन, चौपाई छंद में डैश डैश मात्राएं होती है, तो कितनी मात्राएं, तो चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है। कितना, 16 मात्राएं होती है। तीसरा क्वेश्चन, कामायनी डैश डैश है, तो आपको कामायनी आपका यहाँ पे एक महाकाव्य है। क्या छात्रों, आपका महाकाव्य। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाता है, तो आपको यहाँ पे अलंकार कहलाता है। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह क्या कहलाता है, आपका आलंबन। और छठा क्वेश्चन, श्रव्य काव्य के डैश डैश भेद होते हैं, तो श्रव्य काव्य के यहाँ पे 3 भेद होते हैं। कितने भेद, 3 भेद आपके यहाँ पे हो जाएंगे। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां, रमणीयार्थम प्रतिपादका शब्दः काव्यम, तो आपको इसमें एक किसके अनुसार है, आपका भरत मुनि के अनुसार है। रमणीयार्था प्रतिपादका शब्दः काव्यम, ये आपका भरत मुनि के अनुसार है। और यदि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार करेंगे तो आपका यहाँ पे होगा रसात्मक वाक्यम काव्यम। इसके बाद 8वां क्वेश्चन, रश्मि रथी खंड काव्य डैश डैश की रचना है, तो जानते हैं किसकी, आपका यहाँ पे कवि दिनकर की है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जिस काव्य में अगले व पिछले गद्यों का पारस्परिक संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आपका यहाँ पे मुक्तब काव्य। ठीक है, अब इन सभी क्वेश्चन के आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। जल्दी से इन क्वेश्चन को देख लो और रट लो, एक एक क्वेश्चन। आज के इस वीडियो से आपके 16 नंबर 101% आप क्लियर कर लेंगे और टॉपर्स बनेंगे, टॉपर्स। इसके बाद देखिए यहाँ पे सही जोड़ी बनाइए, आपको ये क्वेश्चन आ चुका है 1 अंक का। तो पृथ्वीराज रासो, ये क्या है, ये पृथ्वीराज रासो आपका एक महाकाव्य है। और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33। और महाकाव्य कौन सा है, आपका रामचरितमानस है। और शांत रस का स्थायी भाव आपका निर्वेद होता है। और इसके साथ पंचवटी आपका एक महाकाव्य कहलाता है। तो चलिए यहाँ पे ये हो चुका है। अगला देखिए आपको यहाँ पे सही जोड़ी आपका यहाँ पे लिखा गया है। देखिए ये आपका लिखा है, जिन कारणों से स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं उसे कहते हैं उद्दीपन विभाव कहते हैं। इसके बाद नायक नायिका का मिलन किस में होता है, तो आपका श्रृंगार रस में होता है। और हिंदी का सबसे अधिक लोकप्रिय महाकाव्य ये आपका रामचरितमानस हो जाएगा। और रागात्मक की प्रधानता वाला मुक्तक आपका यहाँ पे गेय काव्य। और साकेत आपका यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ एक खंड काव्य है। इसके बाद आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो चलिए फटाफट आपका यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। तो आपका यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे अच्छे ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन सुनते जाओ, रट जाएगा पूरा। पहला, नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है, आंसर आपको नायक का संपूर्ण चित्रण आपका महाकाव्य में मिलता है। सेकंड क्वेश्चन, जिस काव्य में एक ही सर्ग होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आपका यहाँ पे खंड काव्य कहते हैं। और जिसमें समग्र चित्रण होता है उसे महाकाव्य कहते हैं। इसके बाद आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार क्या कहलाते हैं, संचारी भाव। इसके बाद चौथा, जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन होता है उसे आपको यहाँ पे श्रृंगार रस वहां पे होता है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन, स्थायी भाव जगाने या उद्दीप्त होने पर आश्रय की शारीरिक चेष्टा कहलाती है, तो ये आपका उद्दीपन विभाव कहलाता है। 6वां क्वेश्चन, वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना क्या कहलाती है, तो ऐसे रचना को आपको यहाँ पे छंद कहते हैं। 7वां क्वेश्चन, स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं विभाव कहते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद आपको यहाँ पे 8वां क्वेश्चन, वात्सल रस के अलावा कुल रसों की संख्या कितनी होती है, तो आपको यहाँ पे 9 मानी गई है। और इसके बाद 9वां क्वेश्चन, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतर युगर मलने रहे, इसमें आपका यहाँ पे क्या है, आपका रौद्र रस यहाँ पे हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है, तो आप जानते हैं 16 मात्राएं होती है। इसके बाद सत्य असत्य के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए सत्य असत्य के क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, प्रबंध काव्य में पूर्वा पर संबंध नहीं होता है। तो चलिए इन क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों, आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे सत्य हो जाएगा। यहाँ पे प्रबंध काव्य में पूर्वा पर संबंध नहीं होता है, ये सही बात है। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, अस्थिर मनोविकारों को स्थायी भाव कहते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्थिर मनोविकारों को स्थायी भाव कहते हैं, ना कि अस्थिर। इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल आपका यहाँ पे फ्री फायर जैसे शॉर्ट होगा, बिल्कुल आपके पूरे नंबर मिलेंगे। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। जीत क्लासेज इंडिया से यदि आप जुड़े हैं तो आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे और आप पेपर में टॉप करके आओगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन, विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, आपको इसमें सत्य करना है। चौथा क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, तो ये भी आपका सत्य है। और पांचवा क्वेश्चन, अनुराग तड़ाग में भानु उदय में उपमा अलंकार है, तो 5 का आंसर आपको यहाँ पे असत्य आपका
कर देना है। इसके बाद रामचरितमानस में प्रमुख छंद चौपाई है, तो आपको छठे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सत्य करना है। और सातवां क्वेश्चन, विभक्त रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, तो जी हाँ बिल्कुल आपका रति है। नवा क्वेश्चन, खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है, तो बिल्कुल देखिए खंड काव्य की बात करें तो ये आपका यहाँ पे मुक्तक काव्य का भेद नहीं है, तो इसलिए सत्य हो जाएगा। इसके बाद महाकाव्य प्रबंध काव्य का एक भेद है, तो ये बिल्कुल है आपका, ठीक है, तो आपको इसमें राइट कर देना है। अब यहाँ पे आपके स्टार्ट होते हैं कैसा आपका एक आपका 2 अंकीय वाले क्वेश्चन। तो देखिए 2 अंकीय वाले क्वेश्चन 30 शब्दों में आपको यहाँ पे लिखना है। पहला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, काव्य की परिभाषा और काव्य के भेद। तो रसात्मक वाक्यम काव्यम यह आपका किसका है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य के 2 भेद है। एक आपका श्रव्य काव्य होता है जिसे सुनकर आपको यहाँ पे आनंद लिया जाता है, जैसे रामचरितमानस, और एक आपका होता है दृश्य काव्य, उसे आपको क्या करते हैं, उस काव्य को आप देखकर सुनकर अथवा पढ़कर लिया जाता है, उसे दृश्य काव्य कहते हैं। जैसे कोई आप क्या करते हैं, यदि आप रामलीला देखने जाते हैं, ठीक है, तो नाटक देखते हैं आप कहाँ, एक मंच पर देखते हैं, तो ये होता है आपका दृश्य काव्य जो आप देखते हैं। और सुनकर जैसे भजन कीर्तन होता है वो आपका श्रव्य काव्य होता है, जैसे रामायण आपका पाठ होता है भजन में, ठीक है, कीर्तन में, तो आपका ये क्या कहा जाएगा, आपका यहाँ पे श्रव्य काव्य कहलाता है वो। चलिए यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लिखा है शैली के आधार पर काव्य के भेद, तो चाहे तो आप पढ़ लीजिए पद्य काव्य, गद्य काव्य और एक आपका चंपू काव्य। चंपू काव्य गद्य और पद्य मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रबंध काव्य की परिभाषा, और आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसका आपका यहाँ पे उदाहरण, तो आपको सिंपल सा आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर याद आपको कर लेना है। इसके बाद मुक्तक काव्य की परिभाषा और यहाँ पे उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपको मैं बताता हूं उसके। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, 5वां, प्रबंध काव्य के प्रमुख भेदों के आपको नाम लिखना है। महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीति, ये आपके प्रबंध काव्य के उदाहरण है। और मुक्तक काव्य के यहाँ पे क्या है, इसमें सिंपल सा होता है, इसमें प्रत्येक छंद क्या है, स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। इसकी रचना, इसी में रचना में कोई कथा नहीं होती है और इसमें पूर्व पर संबंध नहीं होता है, जैसे मीरा के पद, ठीक है, गाने वाले। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ के जो जाना है आज के पेपर, कल के पेपर में, वो आपका ये वाला है, महाकाव्य की परिभाषा उदाहरण सहित आपको पढ़ना है। तो देखो महाकाव्य क्या है, इसमें जीवन के आपका जो नायक होता है उसके जीवन का संपूर्ण चित्रण किया जाता है। और यहाँ पे आपका एक उदाहरण आपको यहाँ पे रामचरितमानस आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें 7 या 7 से अधिक सर्ग होते हैं, पात्रों की संख्या अधिक होती है। आपने इसमें इसका नायक धीर भीर और गंभीर होता है। इसमें श्रृंगार या फिर वीर, ठीक है, या फिर शांत कोई एक रस का प्रधानता होता है। और इसके बाद देखिए खंड काव्य, तो खंड काव्य में इसमें जीवन का सिर्फ एक घटना का वर्णन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए पंचवटी आपने सुना होगा, और इसके साथ आपने सुदामा चरित का नाम सुना होगा, ये सभी आपके खंड काव्य के उदाहरण कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखो 8वां क्वेश्चन, आख्यानक गीति किसे कहते हैं, तो आपको आख्यानक गीति के बारे में यहाँ पे गाकर, गीत गाकर जो करते हैं उसे कहते हैं आख्यानक गीति। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आचार्य भरतमुनि के अनुसार रस की परिभाषा, तो इनके अनुसार विभाव, अनुभूति, व्यभिचारी, संयोग, निद्रात, निष्पत्ति, ठीक है। और एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रस के यहाँ पे प्रमुख अंग और इसके अवयव के नाम, तो 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। संचारी भाव की संख्या 33 और स्थायी भाव की संख्या 10। इसके बाद आपका यहाँ पे श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित, तो आप जानते हैं जहां नायक के क्या है, प्रेम का वर्णन होगा, क्या हो, मिलन का वर्णन हो, प्रेम का वर्णन हो, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। और श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और एक आपका वियोग श्रृंगार। जब उसका क्या है, नायक नायिकाओं का मिलन होता है उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे क्या होता है, जब उसमें बिछड़न होता है, एक आपका यहाँ पे दूर होते हैं, तब वहां पे आपका यहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। 14वां क्वेश्चन, वीर रस की परिभाषा, तो जानते हैं जब सहृदय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव के संचारी भाव, विभाव, अनुभाव के साथ पुष्ट होता है, तो वहां पे बीरस होगा। खूब लड़ी बुंदेलो हरे बोलो, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यही वीडियो आपको यहाँ पे आज टॉपर बनाएगा, तो इसलिए आपको अच्छे से ध्यान से यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे छंद किसे कहते हैं, तो छंद के बारे में आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मात्रा, यति, गति आदि से आपका क्या है, लयबद्ध होता है, उसे छंद कहते हैं। जैसे दोहा और कवित्त, और मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की गणना होती है, जैसे दोहा और चौपाई। दोहा में यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ पे 13-13 मात्राएं प्रथम तृतीय में, और द्वितीय चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती है। तो आपको यहाँ पे लिखा गया है, आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। और इसमें रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून, ये आपका इसका
फेमस उदाहरण है। और चौपाई छंद का बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन आएगा, तो आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे इसमें 16 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। और यहाँ पे बता दे इसको आपको मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, ये वाला उदाहरण आप कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा है और आपको याद भी हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं 3 अंकों के क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे आने हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको अंतर याद करना है। तो महाकाव्य और खंडकाव्य में बहुत सिंपल सा है। इस महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है, जबकि खंडकाव्य में सिर्फ एक भाग का चित्रण होता है। और देखिए महाकाव्य में 7 या 7 से अधिक सर्ग होते हैं, जबकि इसमें उतने सर्ग नहीं होते हैं और इसका आकार महाकाव्य का बड़ा होता है और खंडकाव्य का आकार छोटा होता है। इस प्रकार से करना है। और यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये सिंपल सा क्वेश्चन देख लीजिए, इनको याद कर लीजिएगा। पाठ पुस्तक और गेप मुक्तक, आपका मुक्तक में अंतर तो आपको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट मत करिएगा। और यहाँ पे वर्णिक और यहाँ पे मात्रिक छंद तो आप जानते हैं, मात्राओं गणना होगा और एक में आपका यहाँ पे वर्णों की गणना की जाएगी। चलिए उदाहरण लिख दीजिए कि दोहा चौपाई आपका यहाँ पे मात्रिक में और कवित्र आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे वर्णी पे हो जाएगा, वर्णों की संख्या गिन जाती है। और संचारी भाव स्थायी भाव में अंतर, ये आपका मॉडल पेपर में ऑलरेडी यहाँ पे अंतर दे दिया गया था। संचारी भाव क्या होता है, बनते और मिटते रहते हैं, पानी के बुलबुले के समान होते हैं, जबकि स्थायी भाव स्थायी होते हैं, ठीक है। इनकी संख्या 10 होती है, आपको किसका, स्थायी भाव की, और संचारी भाव का 33। आप इस प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 आप पता लिख देंगे चल जाएगा। और इसके उदाहरण लेना चाहे तो देखो स्थायी भाव का उदाहरण आपको यहाँ पे हास्य हो गया, रौद्र हो गया, ठीक है, शांत हो गया, और इसमें आपको यहाँ पे रति क्रोध घृणा, ये आपका यहाँ पे संचारी भाव का उदाहरण हो जाएगा। तो 3 अंतर आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। और विभाव अनुभव में ये कोई क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़ ले। देखो आपके यहाँ पे इकाई 2 के क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए और यकीन मानो इससे आपके पूरे के पूरे आंसर जितने भी आपके कल हिंदी के पेपर में आएंगे सब यही से आएंगे। अगले पार्ट में हम यहाँ पे आपको इकाई 3 के क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें आपके 16 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट आपका हो जाएगा, 1 नंबर आपका नहीं कट पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं